बेटा अब हमारा टॉपिक है करंट असेट्स का। हम इससे पीछे वाली वीडियो में हमने कहा कि असेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस असेट्स में। तो हमारे पास नॉन करंट असेट तो हमने पीछे वाली वीडियो में कर लिए कि नॉन करंट असेट्स वो होते हैं जिसको हम बेचना नहीं चाहते हैं, जिसको हमने बिजनेस को चलाने के लिए लगाया है, जिसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में लगा दिया है, जिसका हमें फर्दर बेनिफिट फ्यूचर में मिलता चला जाता है। तो ये दीज आर कॉल्ड नॉन करंट। अब हम बात करेंगे करंट असेट्स क्या होती हैं। बेसिकली करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर फॉर सेल पर्पस, विच आर परचेज फॉर सेल पर्पस। मतलब जिनको हमने सेल करने के, रीसेल, दोबारा बेचने के पर्पस से खरीदा है, उन्हें हम कहते हैं करंट असेट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोली, तो वहाँ पर मैं जो भी कपड़े को बनाने से रिलेटेड सामान खरीदूंगी, जैसे मैंने बात करी थी कि मैं रॉ मटेरियल में थ्रेड खरीदूंगी, यार्न खरीदूंगी, कॉटन खरीदूंगी, तो ये सब मैंने क्यों खरीदा? ताकि मैं कपड़े को मैन्युफैक्चर कर सकूं मशीनों में डाल के और लेबर की हेल्प से। जब कपड़ा बन जाएगा तो मैं उसको क्या करूंगी? अपने पास रखूंगी? नो, मैं उसको बेच दूंगी और जल्द से जल्द बेचकर कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी। तो बेसिकली वो सारी असेट जो एक साल में कैश में कन्वर्ट कर दी जाती हैं, जिसको मैनेजमेंट चाहती है एक साल में कैश में कन्वर्ट कर दे, जिसको वो बेच देना चाहती है, उन्हें हम कहते हैं करंट असेट्स। ठीक है। अब बेसिकली करंट असेट्स में हम एग्जांपल दे सकते हैं स्टॉक। अभी हम स्टॉक, गुड्स और इन्वेंट्री को एक ही चीज़ मान के चलेंगे। टाइम के साथ जैसे जैसे आपका थोड़ी सी पकड़ हो जाएगी सब्जेक्ट में, मैं फिर इन तीनों में भी डिफरेंस क्लियर करूँगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिलहाल आप मान के चीज़ चलिए कि जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, जिस चीज़ में हम बिजनेस करते हैं उसको हम गुड्स कहते हैं, वही स्टॉक है, वही इन्वेंट्री है। अब मैं कहूँ अगर मैं कपड़े का बिजनेस करती हूँ तो कपड़ा मेरे लिए क्या है? गुड्स। और गुड्स हमारा किसका पार्ट है? करंट असेट्स का। सेम इसी तरीके से अगर कोई बिजनेसमैन लकड़ी का बिजनेस करता है तो लकड़ी से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो बना रहा है वो उसके लिए क्या है? गुड्स है। ठीक है। और गुड्स किसका पार्ट है? अगेन करंट असेट्स का। तो करंट असेट्स जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए या दोबारा से बेच दी जाए, दैट इज नोन एज करंट असेट। इसी तरीके से डेटर भी करंट असेट है। आप कहेंगे डेटर कैसे करंट असेट है? तो एक इंसान होता है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, दो वर्ड्स बताऊंगी, क्रेडिटर और डेटर। हमने कल गूगल मीट पे भी हमने डिस्कस किया था कि मैडम क्रेडिटर कौन होता है। मैंने आपको बताया था कि आप हर एक ट्रांजैक्शन कैश में नहीं करते। बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो उधार हो जाती हैं। कुछ हम उधार खरीद रहे हैं और कुछ हम उधार बेच रहे हैं। तो जब वहाँ पर उधार खरीदने और बेचने का क्वेश्चन आता है, वहीं पर डेटर और क्रेडिटर वर्ड आ जाता है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं किसी शॉप पे चढ़ी और मैंने वहाँ से कुछ उधार माल खरीद लिया, तो उस दुकानदार के लिए मैं कौन बन गई? मैं बन गई डेटर उस दुकानदार के लिए, क्योंकि मैं उसको पैसा पे करूंगी। यहीं पर अगर मैं बात करूं अपनी, कि मैंने किसी से कुछ उधार खरीदा नहीं है बल्कि मैंने किसी को उधार कुछ बेचा है। मान लीजिए मेरी एक शॉप है जिस पर कोई आया और मैंने उसको उधार माल बेच दिया, तो वो मेरा कौन बन गया? डेटर। लेकिन मैं उसके लिए क्या बन गई? अगर मैंने किसी को उधार बेचा है तो बेटा वो मेरा कौन बन गया? डेटर, क्योंकि उससे मुझे पैसा मिलेगा। और मैं उस पर्सन के लिए क्या हूँ? क्रेडिटर, क्योंकि उसने मुझे पैसा पे करना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनेंगे, डेटर एंड क्रेडिटर। देखिए मान लीजिए ABC करके कोई शॉप है, ठीक है। इस पर एक कस्टमर, सपोज कीजिए आकृति चल रही है, ठीक है। आकृति गई इस शॉप पे, उसने 1000 रुपये का सामान खरीदा, 800 रुपये का कैश था, उसने 800 रुपये पे कर दिए, 200 उसने उधार छोड़ दिए कि मैं बाद में पे कर दूंगी। ठीक हो गई बात। हमने कहा कि इतने रुपए उसके पास थे, कैश उसने पे कर दिए और बाकी 200 कहा कि मैं बाद में पे कर दूंगी। तो 200 रुपीज़ के लिए ABC शॉप के लिए आकृति कौन बन गई? आकृति इस ABC शॉप की कौन बन गई बेटा? डेटर या क्रेडिटर? बताइए। आकृति ABC शॉप के लिए कौन बन गई? डेटर। क्यों? क्योंकि आकृति ने ये पैसा ABC शॉप को वापस पे करना है। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ABC शॉप को कुछ माल भरना था अपनी शॉप में, ठीक है। तो माल भरने के लिए इसने किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सामान मंगवाया और सामान जो पड़ा वो लगभग मान लीजिए 1 लाख रुपए का सामान था। लेकिन ABC शॉप वाले ने क्या कहा कि मेरे पास 80,000 अभी कैश है, मैं 80 पे कर रहा हूँ, 10,000 का मैं चेक दे रहा हूँ और बाकी के 10,000 मैं बाद में पे कर दूंगा। 80 का कैश दे दिया, 10,000 का चेक मतलब बैंक से पेमेंट कर दी और बाकी 10,000 उधार छोड़ दिए। ठीक हो गई बात। तो हम किसके रिकॉर्ड्स तैयार कर रहे हैं? हम ABC शॉप के रिकॉर्ड्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम ABC के ओनर हैं तो हम ABC शॉप के रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। तो ABC शॉप के लिए आकृति कौन थी? डेटर थी। लेकिन ABC शॉप के लिए जिस कंपनी से उसने माल उधार खरीदा है, मान लीजिए XYZ इंडस्ट्री से माल उधार खरीदा था, ठीक हो गई बात। तो ABC शॉप के लिए ये जो XYZ इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री, 10,000 रुपये के लिए इसकी कौन बन गई? बताइए, क्रेडिटर बन गई। क्लियर हो गई बात मेरी?
कि जब हम किसी को उधार माल बेच रहे हैं तो वो हमारा डेटर बन जाता है, और जब हम किसी से उधार माल खरीद रहे हैं तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। अब बात आती है जो डेटर हैं या जो क्रेडिटर हैं, ऑब्वियस है डेटर से हम पैसा लेने की कोशिश करेंगे और क्रेडिटर्स को हम टाइम पे पैसा चुकता करने की कोशिश करेंगे, तो इनको भी कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डेटर से हम क्या उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर पैसा कन्वर्ट हो जाए कैश में। तो डेटर किसका पार्ट हुआ? अगेन करंट असेट्स का, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, करंट असेट्स आर मीन फॉर सेल पर्पस एंड विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश। या तो वो सेल के लिए खरीदी गई हो असेट्स, या जो कैश में कन्वर्ट हो जाए 1 साल के अंदर अंदर, दैट इज नोन एज करंट असेट। तो डेटर से भी 1 साल के अंदर अंदर हम पैसा वसूलेंगे, तो डेटर भी कौन हो गया? करंट असेट का पार्ट हो गया। इसी तरीके से जो हमारे पास कैश बैलेंस पड़ा है, बैंक बैलेंस पड़ा है, वो इटसेल्फ खुद ही लिक्विड है। लिक्विड मतलब कैश की फॉर्म में है, मतलब बैंक बैलेंस हो गया, कैश बैलेंस हो गया, वो हमारे पास ऑलरेडी कैश की फॉर्म में ही है, इसलिए वो भी हमारी क्या है? करंट एसेट। अब यहाँ एक वर्ड है BR। BR की फुल फॉर्म होती है बिल्स रिसीवेबल। ध्यान से सुनेंगे, डेटर और BR क्या है। अब मान लीजिए आप किसी शॉप पे चढ़े, आपने कुछ माल खरीदा, ठीक है, अब आपको बिल लिख के देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप किसी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं और वो उसके बदले में जिससे आपने सामान खरीदा है वो आपको एक बिल लिख के दे देता है, ठीक है, आपने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उस बिल पे जो टाइम लिखा हुआ है उतने समय के बाद मैं पेमेंट कर दूंगा, तो उसे हम कहते हैं BR, बिल्स रिसीवेबल। क्लियर हो गई बात। जब एक पर्सन जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को उधार माल बेच रही है और बदले में एक बिल लिख के दे रही है कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा पे करना होगा, तो बिल लिखने वाली कंपनी के लिए वो बिल क्या बन गया? बिल्स रिसीवेबल। तो वो भी हम क्या करेंगे? 1 साल के अंदर अंदर पैसा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन BR भी किसका पार्ट है? करंट एसेट का, क्योंकि डेटर से भी हम पैसा लेते हैं, BR लिख दिया तो भी हम पैसा कैश में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये सारी हमारी क्या है? करंट एसेट। अब BR के साथ मैं एक वर्ड और जोड़ रही हूँ, BP। लेकिन BR जैसे करंट असेट का पार्ट है, ऐसे BP किसका पार्ट है? करंट लायबिलिटी का। अभी मैं फिलहाल उसको डिस्कस नहीं करूंगी, अभी मैं आगे जब लायबिलिटीज का टॉपिक बताऊंगी उसमें बताऊंगी। लेकिन अभी एक चीज दिमाग में रखिए, जैसे मैंने BR बताया ऐसे हम BP की बात करेंगे। जिस बिल को लिख रहे हैं हम जिसको माल बेच रहे हैं उधार, उसके ऊपर हम बिल लिख के दे रहे हैं, वही बिल मेरे लिए BR है, लेकिन उस पर्सन के लिए जिसके ऊपर मैंने वो बिल लिखा है उसके लिए वो बिल क्या बन जाएगा? BP, बिल्स पेबल, क्योंकि मुझे पैसा रिसीव होगा उस बिल पे, इसलिए वो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है, और उसी बिल की वो सामने वाला पेमेंट करेगा तो उसके लिए वो क्या है? बिल्स पेबल है, BP है। ठीक हो गई बात। अब हम बात करेंगे फिक्टिशियस असेट्स की। ये क्या होती है फिक्टिशियस असेट्स? बेसिकली दीज आर दी असेट्स विच कैन नॉट बी रिलीज्ड इन कैश। ना तो फिक्टिशियस असेट हमारी टेंजिबल असेट्स हैं, ना इंटेंजिबल असेट्स हैं, और ना ही वो हमारी करंट असेट्स हैं। ये वो असेट्स हैं जो सिर्फ नाम के लिए असेट्स हैं, जिसका हमें कोई बेनिफिट जिसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये वो असेट्स हैं जिसको हम असेट का नाम तो दे रहे हैं बट एक्चुअल में ये असेट नहीं है, क्योंकि इनसे कोई भी कैश रिलीज नहीं होता। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको उसी साल में राइट ऑफ ना करके कई सालों में राइट ऑफ किया जाता है। ये थोड़ा सा अभी आपके लिए टफ पड़ेगा, आपके दिमाग में सेट होने में टाइम लगेगा, बट इट्स ओके। हम अभी इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि दीज असेट्स आर नॉट रियली असेट्स। ये एक्चुअल में असेट्स नहीं है, बस इसको असेट साइड में शो किया जाता है। बेसिकली ये क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको राइट ऑफ करना है नंबर ऑफ पीरियड और नंबर ऑफ ईयर में। कई सालों में जिन खर्चों को हम राइट ऑफ कर देते हैं, जिनका बेनिफिट हमें कई सालों तक आगे मिलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज फिक्टिशियस असेट। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, लाखों रुपया लग जाता है, उसका बेनिफिट हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हमें इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट अगले 3 सालों तक मिलता रहेगा, अगले 10 सालों तक मिलता रहेगा। तो उस एक्सपेंडिचर की जो इतनी मोटी कॉस्ट है, हम उसी साल का खर्चा माने, या ये मान के चले कि उसका बेनिफिट मुझे जितने साल तक मिलेगा मैं उतने साल वो पैसा राइट ऑफ करती रहूंगी अपने प्रॉफिट्स में से। तो क्या होता है कि वो खर्चा जिसको हम उसी साल में राइट ऑफ ना करके आगे कई सालों में राइट ऑफ करते हैं, दैट इज नोन एज फिक्टिशियस असेट। नाम की असेट है, असेट में शो की जाती है, पर इससे कोई कैश रिलीज नहीं होता। अभी के लिए आप इसको इतना ही समझेंगे।